हेलो फ्रेंड्स, 5 दिसंबर 2024 को देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ये एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि देवेंद्र फडणवीस शायद अब तक का इतिहास में महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। 288 में से 230 सीटों पर उनके और उनके सहयोगी पार्टियों की जो विधायक है वो चुनकर आए थे और इस नई और मजबूत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। उस समय सरकार बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस खुद और उनके मंत्रिमंडल में शामिल तमाम नेताओं ने अगले 100 दिन का रोड मैप जारी किया था। इसे लेकर कई सारे बयान दिए गए जो बार बार सुर्खियों में बने रहे। लेकिन अब 100 दिन के बाद महाराष्ट्र की सच्चाई क्या है, महाराष्ट्र में क्या बदलाव हुए हैं, क्या जो वादे किए गए थे उसके अनुसार ये मजबूत सरकार चल रही है, ये जो 100 दिनों में हालात और परिस्थिति महाराष्ट्र में हुई है वो दर्शाती है कि आने वाले 5 साल देवेंद्र फडणवीस के लिए परेशानी का सबब हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मलिक फरीदी और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक का मेरे इस चैनल खबरें एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर ले, क्योंकि हम लगातार कई सारे वीडियोस करते हैं जिसमें हम इसी तरह के एक्सप्लेनर्स आपके सामने लाते रहते हैं। दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा कि 100 दिनों में ऐसा क्यों लगता है कि आने वाले 5 सालों के लिए देवेंद्र फडणवीस की परेशानी बढ़ सकती है, तो आज के इस वीडियो में आपको कई सारे उदाहरण देने वाला हूं। ये उदाहरण एक तरीके से आप इसे एक ब्यूरो भी समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के जो पहले 100 दिन थे, मजबूत महाराष्ट्र सरकार के जो पहले 100 दिन थे वो कैसे थे, और शायद जो सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनना था वो देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के 3-4 दिनों के भीतर ही पहली ऐसी घटना हुई जिसने उनकी परेशानी बढ़ा दी। 9 दिसंबर की ये घटना है, महाराष्ट्र की भीड़ की ये घटना है, जहां पर एक सरपंच है संतोष देशमुख, उनकी हत्या की जाती है। और ये हत्या ही नहीं बल्कि बहुत ही निगूढ़ हत्या ये की जाती है, और इसकी जो तस्वीरें और इसकी जो जानकारी सामने आती है वो परेशान करने वाली होती है। जो ये हत्या होती है उसमें एक शख्स का नाम सामने आता है, वाल्मीकि कराड। और वाल्मीकि कराड करीबी होते हैं धनंजय मुंडे के, जो देवेंद्र फडणवीस के मंत्री रहते हैं। ऐसे में शायद शुरुआत से ही भीड़ ने महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस की परेशानी थी वो बढ़ा दी थी, क्योंकि एक मंत्री के बेहद ही करीब रहे शख्स की ओर से और उनके साथ मौजूद जो उनके दूसरे सहयोगी है उन्होंने एक सरपंच की हत्या की थी। सरपंच भी वो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था। इसे लेकर लगातार हंगामा बनता रहा। लगभग 3 महीनों तक का देवेंद्र फडणवीस की परेशानी बढ़ती रही। पुलिस से संबंधित कई सारी जानकारी सामने आती रही, वाल्मीकि कराड से संबंधित कई सारी जानकारी सामने आती रही, और एक तरीके से जो भीड़ है उसकी तुलना बिहार से की जाने लगी, उत्तर प्रदेश के की जाने लगी। यानी वहां पर जिस तरह की हिंसा होती है उस तरह की हिंसा से महाराष्ट्र को भीड़ की हिंसा की तुलना की जाने लगी। देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार के लिए ये शायद सबसे पहला और सबसे बड़ा टेस्टिंग, और उनकी जो परेशानी बढ़ाई थी वो इसी की वजह से बढ़ी। और इसमें बाद में जिस तरह से तस्वीर और वीडियो सामने आई उसके बाद धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा। सोचिए, 100 दिनों के भीतर ही एक ताकतवर मंत्री जो अजीत पवार गुट से आते हैं उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन ये अकेली घटना नहीं थी। ये शुरुआत की अगर बात करें, ये केवल एक मात्र घटना नहीं है जिसने देवेंद्र फडणवीस की परेशानी बढ़ाई थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 15 दिसंबर को उनकी परेशानी एक बार फिर से बढ़ी जब सोमनाथ सूर्यवंशी, ये प्रभड़ी में एक हिंसा हुई थी, उसके बाद कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, और उसी में एक थे सोमनाथ सूर्यवंशी जिनकी मौत होती है जब वो पुलिस कस्टडी में थे। इसके बाद प्रभड़ी पुलिस ने ऐसे 23 और मामले और 23 एप्लीकेशन सामने आते हैं पुलिस ब्रूटैलिटी, यानी पुलिस की ओर से किस तरह से लोगों को प्रदर्शन कर रहे थे जिन्हें हिरासत में लिया गया था, उसके बाद उन्हें ऐसा टॉर्चर किया गया कि लोगों की मौत हुई, जिसमें सोमनाथ सूर्यवंशी एक अहम नाम सामने आया था, जिसने एक बार फिर से महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति पर सवाल खड़े कर दिए। अब ये एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस के लिए दर्शकों परेशानी का सबब है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो गृह मंत्रालय है वो देवेंद्र फडणवीस के पास है। पहले वाली घटना में भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर परेशानी हुई थी और सवाल उठने लगे। इस घटना के बाद तो पुलिस को लेकर ही सवाल उठने लगे। एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस की ये जो सरकार है 100 दिनों की शुरुआत में ही कहीं ना कहीं परेशानी उन्हें झेलनी पड़ी। इतना अगर काफी नहीं था तो बदलापुर में जो इनकाउंटर हुआ था एकनाथ शिंदे की सरकार के दौरान, उसे लेकर एक नतीजा सामने आता है और एक ऑब्जर्वेशन सामने आता है कि ये जो इनकाउंटर किया गया था वो फेक इनकाउंटर था। चुनाव से ठीक पहले हुए इस इनकाउंटर को लेकर जहां विपक्ष बार बार सवाल उठाया जा रहा था, विपक्ष की ओर से तो वही अदालत ने इसे एक फेक इनकाउंटर कह दिया था।
दर्शकों, इसमें एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस के लिए इसीलिए मुसीबत और परेशानी बढ़ती है क्योंकि पिछली सरकार में भी गृह मंत्री वही थे, इस सरकार में भी गृह मंत्री वही है और उन्हीं के पुलिस के ऊपर एक फेक इनकाउंटर ठीक चुनाव से पहले करने का आरोप लगा। फिर से देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार जो है उसे लेकर परेशानी सामने आई और एक बार फिर से वो बैकफुट पर नजर आए। केवल ऐसे अलग अलग मामलों की जरूरत नहीं थी, देवेंद्र फडणवीस की मंत्रिमंडल के भीतर ही हमने देखा कि कैसे एक कोल्ड वॉर चल रहा था और एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस को जो मुख्यमंत्री पद है उसे लेकर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में तू मैं और रसाकित जो देखने मिल रही थी। जब महाराष्ट्र को एक मजबूत सरकार मिली तब पहले एकनाथ शिंदे इस नई सरकार में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, उसके बाद वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाह रहे थे। इसे एक तरीके से ऐसा देखा जाना लगा कि जो एकनाथ शिंदे है वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि वो अब मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है। हालांकि एकनाथ शिंदे अकेले नहीं है जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस की परेशानी बढ़ाई। हमने आपको धनंजय मुंडे के बारे में भी बताया और अभी आपको बताने वाले हैं हम नीतीश राणे के बारे में। नीतीश राणे ने भी इस सरकार की परेशानी को न केवल बढ़ाया है बल्कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में कानून, लॉ एंड ऑर्डर, इसकी परिस्थिति कितनी खराब है इसका जीता जागता जो एक उदाहरण है वो कोकण से हमें मिलता है। दर्शकों, भारत बनाम पाकिस्तान की एक मैच होता है और मालवन में उसके बाद एक मुस्लिम जो शख्स है उसके घर को बुलडोज कर दिया जाता है क्योंकि एक शख्स का ये आरोप लगता है कि उसने उस मुस्लिम जो आदमी है उसके बच्चे को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सपोर्ट में नारे लगाते हुए सुना। हालांकि ना ही कोई यहाँ पर उनकी ओर से सबूत पेश किया गया था, ना ही उनकी ओर से कोई जानकारी दी गई थी, ना ही इसे लेकर कोई चश्मदीद मौजूद था। केवल एक शख्स की ओर से आरोप लगाया जाता है और हम देखते हैं कि एक मुसलमान शख्स का जो घर है उसे बुलडोज किया जाता है, उसकी दुकान को बुलडोज किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाए गए तमाम नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है और एक बार फिर से जो हिंदू और मुसलमान ये जो दो कम्युनिटी खास तौर पर कोकण में पिछले कई सालों से शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे थे उसके बीच में तनाव पैदा होता है। नीतीश राणे सबके बीच में तमाम बयान देते नजर आते हैं, कभी मटन हलाल का होना चाहिए या मल्हार का होना चाहिए इसे लेकर वो बयान देते हैं, कभी औरंगजेब को लेकर ये बयान देते हैं और इस सब का असर महाराष्ट्र की अलग अलग जगहों पर तो पड़ता ही है। क्योंकि हम कोकण की बात कर रहे हैं तो होली के समय हम देखते हैं कि रत्नागिरी में कैसी परिस्थिति खराब होती है। होली के समय सालों साल वहां पर जो शिमगा का एक त्योहार मनाया जाता है, इस साल भी वो जो प्रथा है उसके अनुसार हो रहा था, इस प्रथा को वहां पर ले जाया जा रहा था। लेकिन इस बीच एक बार फिर से दो गुटों के बीच में कहासुनी होती है, कुछ नारेबाजी होती है। वो तो गनीमत रहती है कि पुलिस वहां पर मौजूद होती है, लेकिन एक तनावपूर्ण शांति कोकण में देखने को नजर आता है और इसी तरह का तनावपूर्ण शांति हमने महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर अब तक देखने मिलती है। जब औरंगजेब का मुद्दा बड़ा बनता है, औरंगजेब का मुद्दा क्यों बड़ा बनता है? क्योंकि धनंजय मुंडे की इस्तीफे के बाद विपक्ष आक्रामक होता है। इस सब के बीच में अबू आसिम की ओर से औरंगजेब को लेकर एक बयान सामने आता है और औरंगजेब का मुद्दा महाराष्ट्र में बड़ा बन जाता है। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन शुरू होते हैं। कभी ये कहा जाता है कि औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाना चाहिए। डी राजा महाराष्ट्र में आकर औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात करते हैं। देवेंद्र फडणवीस खुद ये कहते हैं, नीतीश राणे की ओर से ये कहा जाता है। इसे लेकर जब प्रदर्शन होते रहते हैं तब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की ओर से प्रदर्शन किया जाता है। वहां पर उनकी ओर से कुछ प्रतिक्रमक चीजों को जलाया जाता है इसके विरोध में और उसको लेकर उसमें जो चादर का जिक्र सामने आता है। उसके बाद नागपुर में हम हिंसा देखते हैं। नागपुर में जिस तरह से दो गुटों के बीच में लड़ाई होती है, पुलिस को कहीं ना कहीं यहाँ पर हमला किया जाता है। एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति महाराष्ट्र में कैसी है इसका ये जीता जाता उदाहरण है। दर्शकों, ये मैं जो लगातार आपको उदाहरण दे रहा हूं उसमें अगर आप देखिए तो ये डायरेक्ट जो ये है उदाहरण या जो इसका सीधा कनेक्शन आपको दिखेगा तो ये कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार से ही मिलता जुलता है। देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा इसलिए क्योंकि अगर नागपुर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सवाल उठता है कि देवेंद्र फडणवीस खुद नागपुर से है, खुद गृह मंत्री है और अगर उनके इलाके की परिस्थिति ऐसी है तो महाराष्ट्र की दूसरी जगहों पर परिस्थिति क्या होगी और उसमें आग में घी डालने का काम खुद देवेंद्र फडणवीस करते हैं। जब उनकी ओर से यह कहा जाता है कि नागपुर में जो हिंसा हुई है वो एक सोची समझी साजिश थी, फिर से सवाल उठता है अगर सोची समझी साजिश थी और आप गृह मंत्री है, महाराष्ट्र का सत्र चल रहा है तो इसे लेकर आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? एक बार फिर से सरकार को लेकर सवाल उठा है और इस सब में एक और चीज
जिसकी वजह से सरकार सबसे ज्यादा बैकवर्ड पर है, तो वो है लाड़की बहन स्कीम। आपको याद ही होगा, चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, लाड़की बहन एक गेम चीटर का महिलाओं को 1500 रुपए दिया जा रहा था। कभी कभी तो 2 महीने के पैसे एक साथ दिए जा रहे थे। ये वादा किया गया था कि सरकार में आने के बाद 1500 रुपए को बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिए जाएंगे। फिर कहा गया बजट पेश होने दीजिए तब किया जाएगा। बजट पेश होने के बाद ये कहा गया महाराष्ट्र की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है और 1500 से 2100 होने में समय लगेगा। इसके बीच 5 लाख से ज्यादा महिलाएं की जो लाड़की बहन के जरिए उनको पैसा आ रहे हैं, उसके फंड को भी कम कर दिया गया, उन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया। ये कई नियम कानून उनके सामने पेश किए गए और महिलाओं की छटनी शुरू हो गई। तो लाड़की बहन जो वादा करके आए थे, उससे भी ये पूरा नहीं कर पाए पिछले कम से कम 100 दिनों में। और इसकी वजह से जहां सरकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं सबके बीच में किसानों ने भी परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि रोज महाराष्ट्र में 8 किसान आत्महत्या करते हैं और ये केवल देवेंद्र फडणवीस नहीं, इसके पहले की सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। कई सरकार जिम्मेदार है, लेकिन मैं आपको कैलाश नागरे जी के बारे में बताना चाहता हूँ। कैलाश नागरे विदर्भ से आते हैं। इन्हें आदर्श युवा शेतकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये एक ऐसे किसान थे जिन्हें अवार्ड दिया गया था क्योंकि वो एक अच्छे किसान थे, ये अच्छे काम कर रहे थे बतौर किसान विदर्भ में, और ऐसे लोगों को अवार्ड दिया जाता है दूसरे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। लेकिन कैलाश नागरे ने खुद आत्महत्या कर ली। सोचिए, जिस किसान को आपने आदर्श युवा शेतकरी पुरस्कार दिया था, उन्होंने खुद आत्महत्या की है। और आत्महत्या करने की वजह है कि उनके आसपास के 14 गांव में पानी नहीं पहुंचा। कई समय से वो लगभग लगातार इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन जो कि पानी नहीं आया, वो सिस्टम से बार बार मांग करने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिला। तब न केवल उन्होंने आत्महत्या की, उन्होंने वहां पर अपने पत्र में इन सभी चीजों का जिक्र तो किया और कहा कि मेरी इस बॉडी को आप जब तक नहीं निकालेंगे, जब तक कि सारे जो डिमांड थे उसे सरकार मान नहीं लेती। एक बार फिर से महाराष्ट्र जो साहू फुले अंबेडकर का महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, जहां पर किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, दूसरे राज्यों से यहाँ पर महिला की सुरक्षित होने की बात करते हैं। उस महाराष्ट्र में अगर इस तरह के तमाम उदाहरण जो मैंने आपको दिए हैं, ये बताते हैं कि पिछले 100 दिनों में महाराष्ट्र में कैसे रहे। इस सब के बीच में दर्शकों, अब ये 100 दिनों की तो मैंने आपको बात की, लेकिन ये भी आपको याद रखना जरूरी है कि आने वाले 5 साल देवेंद्र फडणवीस के लिए शायद परेशानी का सबब हो सकते हैं। ये जरूर सही है कि उनकी सरकार को कोई धोखा नहीं है, उनकी सरकार को कोई गिरा नहीं सकता जिस तरह से पिछली सरकारों को गिराया गया। लेकिन उनके सरकार के भीतर ही कई ऐसे लोग हैं जो इनकी परेशानी को बढ़ा सकते हैं। एकनाथ शिंदे अब भी ताकतवर है, अमित शाह के करीबी है, और कहीं ना कहीं वो अब तक देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और अपना लीडर मानने से इनकार कर रहे हैं। तो आने वाले 5 सालों तक एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। पहले से ही अजित पवार के एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। एक जो दूसरे कृषि मंत्री है, उन्होंने लेकर भी माणिकराव कोकाटे को लेकर अदालत में मामला चल रहा है। उनका मंत्री पद कब तक रहेगा या नहीं, ये एक सवाल जो है यहाँ पर मौजूद है। तो एक तरफ शिंदे है तो दूसरी तरफ अजित पवार है, और इन दोनों के साथ साथ आग में एक बार फिर से घी डालने का जो लगातार काम कर रहे हैं वो नीतीश राणे कर रहे हैं। क्योंकि एक के बाद एक उनकी ओर से जिस तरह से सांप्रदायिक बयान सामने आते हैं, कभी शिवाजी महाराज को लेकर, कभी मुसलमानों को लेकर, कभी औरंगजेब को लेकर, ये भी दर्शाता है कि अगर इस तरह की चीजें चलती रही तो इसका भी असर भविष्य में महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर पर, महाराष्ट्र में जो हिंदू मुस्लिम एकता देखने मिलती है उस पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। 100 दिनों का तो हमने आपको ब्यौरा दिया है, लेकिन अगर इस पर देवेंद्र फडणवीस काबू नहीं कर पाते तो आने वाले 5 सालों तक का ये सारी चीजें उनके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। तो दर्शकों, 100 दिन हो चुके हैं। आमतौर पर जो पहले 100 दिन होते हैं उस पर सरकार अपने एक बेस्ट साबित करने की कोशिश करती है। आने वाले 5 सालों तक वो कैसे काम करेगी, इसे लेकर कई सारे हेडलाइन जरूर सामने आए, लेकिन ये जो उदाहरण आए हैं ये दर्शाते हैं कि एक कमजोर विपक्ष होने के बावजूद महाराष्ट्र के कम से कम पहले जो 100 दिन थे वो देवेंद्र फडणवीस और उनकी पूरी सरकार के लिए अच्छे नहीं है। खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर पर इसका असर पड़ा है। इसे भविष्य में कैसा सुधारते हैं इस पर हमारी नजर बनी होगी, लेकिन पहले 100 दिनों का जो एक रिपोर्ट और एक बयान था वो हमने आपके सामने पेश करने की इस वीडियो में कोशिश की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ साझा करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अब तक का
मेरे इस चैनल खबरें एक्सप्रेस न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीद।